चलिए दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है अंतिम चरण पे होगी। जैसा कि अब वो समय आ गया है कि जितना भी आप पढ़ाई किए हैं उसको सुनियोजित करें। और आज की स्थिति ऐसी है कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। ठीक है, आप लोग ने काफ़ी लंबे समय से जिसकी तैयारी कर रही थी, ठीक है, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह एग्ज़ाम हो जाए, और यही रात अंतिम और यही रात भारी वाला सिचुएशन अभी आपके पास है। ऐसी स्थिति है कि आज का जो है अंतिम दिन है। जो करना है सो आज करना है, करो या मरो वाली स्थिति। आज की रात अंतिम रात है, ठीक है, और कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ लोग जेपीएससी की तैयारी में भी लगे हुए थे, तो जेपीएससी का मेंस का भी एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है। तो उन विद्यार्थियों के लिए हमें बहुत खेद है जो या तो जेपीएससी देंगे या तो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, खैर इन सभी तमाम कठिनाइयों को दूर करते हुए आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और आज का जो अंतिम एमसीक्यू का क्लास है उसको हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद से यहाँ पर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम भी बोला जा रहा है कि इसको भी सरकार प्रतिबद्ध है लेने के लिए, तो उसके लिए भी एमसीक्यू कराया जाएगा इस चैनल से। इसके अलावा बीपीएससी टायर 3 टायर 4 ये सब जो होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ से एमसीक्यू करवाया जाएगा। इसके अलावा जेटेट के बारे में बोला जा रहा है कि अगस्त से सितंबर तक जेटेट को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अभी जो जेटेट पास हैं उनको भी मौका मिलेगा। इसके अलावा जो जेटेट नए जो जेटेट के लिए फॉर्म भरेंगे और तुरंत एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो पास करेंगे, तो पुराने और नए दोनों को मिला करके जो है प्रतियोगिता का आयोजन करने की बात की जा रही है। ठीक है, हाई स्कूल में या फिर अन्य स्कूलों में। तो उसके लिए भी आप लोग सजग रहें, तैयार रहें। लगातार मौका आप लोग को आने वाला है। पिछले गत वर्षों से कई वर्षों से आप लोग के पास मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी जो है आपको बेहतरीन मौका मिलने वाला है। तो इस मौका को आप न छोड़ें, एकदम न चूकें। ठीक है, और इसकी तैयारी में आप लगातार जुट जाएं। तो जेटेट से संबंधित भी जो भी सूचना होगा या एमसीक्यू होगा वो हम कराएंगे, जहाँ पे आप लोग का कमेंट आएगा। यदि ज़रूरत होगा तो कुछ क्लासेस भी यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो आपसे गुजारिश होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि क्या यह जो सेशन है वो आपके एग्ज़ाम में सहयोगी या उपयोगी है या नहीं, क्या आपकी तैयारी में मदद ये कर रहा है या नहीं। ठीक है, कुछ सुधार की भी यदि आवश्यकता है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करें। हाँ, अब कितना उपयोगी होगा या महत्वपूर्ण हुआ है, ठीक है, ये तब पता चलेगा जब आप कल एग्ज़ाम देकर आएंगे। हम भी एनालिसिस करेंगे कि क्या हम इतना जो मेहनत किए, क्या वो उस मेहनत से आप लोग को कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं है। चलिए, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए, आज का पहला सवाल। आइए, 26 नंबर सवाल क्या कहता है।
निम्न में से किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? आपको बताना है कि किस फसल के बीच सर्वाधिक बुआई और कटाई में अंतराल पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे है गेहूं, मक्का, गन्ना, जौ। तो बताइए कि किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है गन्ना। इसका सही आंसर है गन्ना। ठीक है, ठीक है। तो बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल गन्ना के मध्य पाया जाता है। इसके अलावा देखिए गन्ना से संबंधित एक सवाल जेपीएससी में भी पूछा गया था और काफ़ी चर्चा में रहा था। वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, कालिक है, दीर्घकालिक है। तो गन्ना के बारे में ऐसा माना जाता है, ठीक है, गन्ना के बारे में माना जाता है कि ये दीर्घकालिक है, दीर्घकालिक पौधा है, दीर्घकालिक पौधा है, लंबा समय, ठीक है, में यह तैयार भी होता है। इसके अलावा तैयार होने के बाद भी यदि आप उसको काट के छोड़ देते हैं, जिसको खूट बोलते हैं, तो उससे भी गन्ना उपजता है, ठीक है। कभी कभार आप देखे होंगे, आप अपने घर के आसपास या आपके घर में यदि दादाजी या और रिलेटिव्स में खेती होता होगा और गन्ना की खेती किए होंगे, तो पहला तो होता है कि नया से गन्ना लगाना है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी गन्ना को काट करके छोड़ दिया जाता है तो पुनः उससे गन्ना उगता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है, दीर्घकालिक पौधा है। जेपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया था। चलिए अगला, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई है या किस वर्ष स्थापित की गई है? ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी। आपके पास ऑप्शन है 1959 में, 1982 में, 1970 में और 1990 में। तो दोस्तों बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1982, ठीक है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी 1982 में स्थापित किया गया था, ठीक है। जल विद्युत परियोजना आपको पढ़ना है, जल शक्ति आपको पढ़ना है, तो उससे संबंधित जो भी संस्थान है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। और कोई भी एग्जाम हो, संस्थान से संबंधित एक दो सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अभी नेट का भी एग्जाम हुआ था तो उसमें संस्थान से संबंधित कुछ सवाल पूछा गया था, हालांकि नेट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है। इसके अलावा आज का एक बड़ा अपडेट है कि परीक्षा जो लीक करवा रहे हैं उसके लिए सरकार के द्वारा नियम कानून बनाया जा चुका है। आज का जो गैजेट है उसमें ये निकल गया है। इसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल जेल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आप लोग पेपर, हो सकता है आज के पेपर में ही या कल के पेपर में आ गया होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नकल हो रहा है, ठीक है, परीक्षा जो लीक किया जा रहा है उस पर नकेल कसने के लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। उसके लिए गैजेट आया है। जहाँ तक अभी तक जो न्यूज में आया है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है उसके अनुसार शायद 1 करोड़ जुर्माना की बात की गई है। इसके अलावा 5 साल जेल का भी प्रावधान किया गया है। तो इससे भी विद्यार्थियों को काफ़ी फायदा होगा कि क्योंकि लगातार कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सारा मेहनत जो है, मेहनत के साथ साथ पैसा भी समझिए, ठीक है, मानसिक हरासमेंट भी होता है, आर्थिक रूप से भी हरासमेंट होता है कि आप बढ़िया से एग्ज़ाम दे के गए, बहुत मुश्किल से सेंटर पे गए, कुछ सेंटर तो दूर भी रहता है, जैसे सीजीएल की ही बात करें तो बहुत कठिनाई से आप गए। उसके बाद जब शाम को घर पहुँचे भी नहीं, रास्ते में आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया है, ठीक है। तो इस पर नकेल कसने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए कानून भी बनाया गया है। तो आज के गैजेट में ऐसा न्यूज में आया है। तो यदि उसका पीडीएफ चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम चैनल में उस पीडीएफ को डाल देंगे, ठीक है। और जिसको चाहिए आप हमको बता दीजिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप,
इसके अलावा फेसबुक से भी हमको जुड़ सकते हैं, ठीक है, फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, गौतम कुमार के नाम से ही फेसबुक होगा, ठीक है, या गंगोत्री जीएस एकेडमी के नाम से भी फेसबुक का पेज है, तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर से। तो अभी के युग में कोई ये नहीं कह सकता है कि हम किसी व्यक्ति से दूर रह सकते हैं। जो एंड्रॉयड चला रहा है, ठीक है, वो गुप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, सार्वजनिक रूप से है। तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या है, कोई भी सलाह लेना है तो आप सलाह ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है ईटानगर, नागपुर, जूनागढ़, शिमला, ठीक है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, ऑप्शन है आपके पास ईटानगर, नागपुर, जूनागढ़ और शिमला। चलिए इसका सही आंसर है नागपुर। नागपुर संतरे के लिए जाना जाता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, और खट्टे फल के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु, याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो खट्टे फल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो नागपुर में अवस्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर बी है 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। आपको बताना है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किस फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन है चाय, इलायची, कॉफ़ी, रबड़। चाय, इलायची, कॉफ़ी, रबड़। सही आंसर बताना है, सही आंसर बताना है, ठीक है। तो ये कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी। अब देखिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्या चाय नहीं उगाया जाता है, चाय भी उगाया जाता है, ठीक है। ढलानी भागों पर, ढलानी भागों पर चाय भी उगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावे रबड़, इलायची के लिए भी यह जो क्षेत्र है वो यहाँ की जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन याद रखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। सबसे पहले कॉफ़ी यहीं लगाया गया था। और जहाँ पर नीलगिरी की जहाँ तक बात करें तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतमाला जहाँ पे मिलता है वही है नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर। तो यहाँ पे आप जान लीजिएगा कि केरल का जो भाग है, केरल में चाय उच्च भाग में, उच्च ढलानी भागों पर की जाती है, जबकि निचले भाग में गन्ना की भी खेती होती है। जो निकटवर्ती निचला भाग है उसमें गन्ना की खेती होती है। इसके अलावा मसाले के लिए यह जाना जाता है। लेकिन कर्नाटक जहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी जो है स्थित है, तो नीलगिरी एक्चुअल यदि बात करें वास्तविक में तो ये गांठ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नीलगिरी एक गांठ है और तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे सही आंसर कॉफ़ी होगा, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर कॉफ़ी होगा। देखिए कोई भी सवाल का आंसर वही होता है, हम पहले भी बताए कि सत्यता के करीब जो होगा। इसके अलावा उस क्वेश्चन का क्या भाव है, क्या जो है एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, या आयोग क्या पूछना चाह रहा है, उसको आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, वैसी फसल है जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। ऑप्शन है आपके पास गन्ना, रबड़, कपास, तिलहन। गन्ना, रबड़, कपास, तिलहन। चलिए अब देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी, काली मिट्टी है ना।
और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, ठीक है, गन्ना के लिए भी उपयुक्त है। इसके अलावा इसमें तिलहन की भी खेती की जाती है, ठीक है। तो कपास, गन्ना, कपास में ज़्यादा, काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी। इसके अलावा इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा, रबड़, ठीक है। महाराष्ट्र में रबड़ की खेती नहीं होती है, ठीक है। रबड़ के लिए जो जलवायु दशाएं चाहिए वो जलवायु दशाएं महाराष्ट्र में उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबड़, ठीक है। बाकी और सब के बारे में हम आपको बताए हैं। चलिए अगला सवाल आइए। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? आपको बताना है कि कौन सी रूपांतरित चट्टान है। आपके पास ऑप्शन है, देखिए, ग्रेनाइट, स्लेट, डाइक, सैल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, चट्टान तो 3 प्रकार का होता है। रूपांतरित चट्टान आग्नेय तथा अवसादी चट्टान के ऊपर तापमान एवं दबाव के प्रभाव के कारण उसका रूप परिवर्तन के कारण होता है। तो ये देखिए, ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान। डाइक क्या है? ये भी आग्नेय चट्टान है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है, ठीक है। जब मैग्मा जो है इस रूप में वर्टिकल फॉर्म में जमता है तो इसी को डाइक कहा जाता है, ये डाइक है। और जब ये क्षैतिज रूप में जमता है तो इसको सील कहा जाता है, ठीक है। और सील के पतला रूप को सेट, सील का जो पतला रूप है उसको शीट बोला जाता है। और सेल जो है, सेल देखिए अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान। तो बाकी बचा सेल, स्लेट, ठीक है। तो स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। सेल का रूपांतरण स्लेट में होता है, ठीक है, सेल का रूपांतरण स्लेट में होता है। तो सही आंसर होगा बी, ठीक है, सही आंसर बी है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, और जो लोग सही आंसर दिए हैं उनका तो ठीक है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में सबसे अधिक शक्ति का स्रोत पाया जाता है? आपको बताना है कि कौन सी चट्टान है जिसमें सबसे अधिक शक्ति का स्रोत पाया जाता है। ऑप्शन है अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी और अरूपांतरित, ठीक है। तो कौन सी चट्टान में सबसे अधिक शक्ति का स्रोत पाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए, इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान। कोयला की बात करते हैं। कोयला प्राचीन काल से ही शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोग में होता आ रहा है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उद्योगों में इसकी उपयोगिता के कारण इसको काला सोना, है ना, काला सोना, या उद्योग की रोटी जैसे उपनाम भी दिया गया है। तो कोयला अवसादी चट्टान है। इसके अलावा पेट्रोलियम की भी जहाँ तक बात करें, पेट्रोलियम ये भी अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो शक्ति का जो 2 महत्वपूर्ण स्रोत है, परंपरागत की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम। इसके अलावा प्राकृतिक गैस की भी बात करें, प्राकृतिक गैस ये भी अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में सबसे अधिक शक्ति का स्रोत पाया जाता है? ठीक है, सही आंसर होगा अवसादी चट्टान, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी से सवाल पूछा जा रहा है कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, जिसको प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत भी कहा जाता है, किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है होम्स, डेली, जॉली और रीड। तो इसका सही आंसर होगा रीड, ठीक है।
एच.एफ. रीड के द्वारा, एच.एफ. रीड, ठीक है, याद रखिएगा, के द्वारा प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इनके द्वारा यह बताया गया था कि चट्टानों में लचीलेपन का गुण है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। जब उस पर दबाव पड़ता है तो चट्टानें फैलती है, ठीक है, जब उस पर दबाव पड़ता है तो चट्टानें फैलती है, यानी जब चट्टानों में तनाव उत्पन्न होता है तो वो फैलती है, ठीक है। इसके अलावे जब अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जब उसमें अत्यधिक खिंचाव होगा तो उससे क्या होगा कि चट्टानें खिंचती है और एक सीमा के बाद वह टूट जाती है, और टूटने के बाद वह पुनः अपने स्थान पर आने का प्रयास करती है, जिसके कारण भू परपट्टी में या पृथ्वी में का जो आंतरिक संतुलन है वो अव्यवस्थित होता है और इसके कारण भूकंप आता है। तो इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी रीड के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? आपको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा विनाशकारी है, ठीक है। आपदा, तड़ित झंझा, टोर्नेडो, टाइफून